हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी के मसकन पर कब्ज़ा करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। आज की स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और मैं हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी स्टोरी सेंड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी मुझे समीउल्लाह भाई ने भेजी है। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? मेरा नाम समीउल्लाह है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ कोई इमेजिनेशन नहीं, ये एक हकीकत है। मैंने ज़िंदगी के 15 साल वाह कैंट के एक पुराने इलाके में गुजारे हैं। मेरे वालिद अस्करी सीमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइज़र थे। जॉब की वजह से हमें हमेशा कंपनी क्वार्टर्स मिलते रहते थे। पहले हम एक छोटे से 2 कमरों के घर में रहते। वो घर पुराना था लेकिन मैनेजेबल था। लेकिन जब मेरे वालिद की प्रमोशन हुई और हमें नया बड़ा घर मिला, उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। घर सच में बहुत बड़ा था। 4 कमरे थे, एक बड़ा सा गार्डन, एक स्टोर रूम और पीछे से एक और छोटा सा गार्डन था जहाँ बेर का दरख्त लगा हुआ था। जब हम शिफ्ट हुए, मुझे वो दिन याद है। जुमे का दिन था। मेरे वालिद बहुत खुश थे, मेरी अम्मा भी बहुत खुश थीं कि बड़ा घर मिल रहा है। मैं भी खुश था क्योंकि मुझे अपना अलग कमरा मिल रहा था। लेकिन शुरू के दिनों से ही मुझे एक अजीब सी चीज़ महसूस होने लगी थी। रात को जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करता था तो लगता जैसे कोई मेरे कमरे के कोने से मुझे देख रहा है। पहले मैं समझा शायद अंधेरा और नई जगह की वजह से कोई असर है, लेकिन ये सिलसिला हर रात बढ़ता गया। एक रात तो मैंने क्लियरली सुना जैसे कोई मेरे कमरे के अंदर ज़मीन पर खुरच रहा हो। खुरचने की आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सर तक चादर ओढ़ ली और आंख बंद करके मैंने खुद को फोर्स किया कि सो जाओ। अगली सुबह जब उठा तो उस कोने में पेंट थोड़ा उतरा हुआ था और नीचे की दीवार पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। मैंने अम्मा को दिखाया। उन्होंने हंस के कहा, ये नमी की वजह से हो जाता है, तुम कितना डरते हो। लेकिन मुझे यकीन था उस रात कोई मेरे कमरे में था। उस रात के बाद से मैंने अपने कमरे की लाइट्स बंद करके सोना छोड़ दिया। मैं लाइट जलाए रखता और अम्मा को रीज़न देता कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अम्मा मजाक उड़ाती और कहती, अब तुम बच्चे थोड़ी हो, इतना भी क्या डर हो गया। 1-2 हफ्ते गुजरे और घर में भी अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो गईं। कभी रात के वक्त छत से पत्थर गिरने की आवाज़ आती। एक रात तो मैंने क्लियरली देखा कि गार्डन में कोई सफ़ेद सा साया हिला। मैं समझा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ पर कोई और ही मखलूक थी जो अचानक से गायब हो गई। मुझे याद है एक दिन वालिद साहब नाइट शिफ्ट पर थे। घर में सिर्फ मैं, अम्मा और मेरी छोटी बहन सानिया थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैंने महसूस किया कि स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा जंग-आलूद था, इसलिए खुलते हुए आवाज़ ज़्यादा आती थी। मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा दरवाज़ा खुला है। अम्मा ने कहा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा डरते हो, हवा से खुल गया होगा। लेकिन मैं जानता था कि दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है, जो हवा से खुलना नामुमकिन है। उस रात मैंने हिम्मत करके स्टोर रूम के पास जाकर देखा। अंधेरा था तो टॉर्च जलाई। स्टोर रूम के कोने में हमेशा की तरह पुरानी कुर्सियाँ और कर्टन्स पड़े थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी छुपकर मुझे देख रहा है। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। जब मैं वापस मुड़ने लगा तो पीछे से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे कान के पास फूंक मार कर गया हो। मैं भागकर अम्मा के कमरे में गया। सारी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने अम्मा को सब कुछ बताया। अम्मा ने गुस्से में कहा, बस करो समी, दिन रात तुम्हें भूत प्रेत ही नज़र आते हैं। दिन गुजरते गए और चीज़ें और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती गईं। एक शाम मैं गार्डन में था, धूप ढल रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरा नाम ले रहा है। आवाज़ बहुत हल्की सी थी। मैंने समझा शायद मेरी बहन या अम्मा बुला रही होंगी। लेकिन जब मैं घर के अंदर गया तो दोनों किचन में बिजी थीं और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। उस रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं वहीं गार्डन में खड़ा हूँ और एक लंबे कद का आदमी जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ है, बेर के दरख्त के नीचे खड़ा मुझे देख रहा है। उसके हाथ इतने लंबे थे कि घुटनों से नीचे लटक रहे थे। जब नींद खुली, मेरा गला सूख गया था और चादर पूरी पसीने से भीगी हुई थी।
उस ख्वाब के बाद मेरी ज़िंदगी एक अजीब सी गर्दिश में फंस गई थी। दिन के वक्त सब ठीक लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता मैं एक अजीब सी घुटन महसूस करता। घर के अंदर हवा भारी हो जाती थी, जैसे कोई साया हर कोने से मुझे देख रहा हो। मैंने वालिद साहब से भी एक दफ़ा बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा, अब्बा इस घर में कोई मसला है। मुझे रात को आवाज़ें आती हैं और हमेशा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे हो। उन्होंने सीधा जवाब दिया, समी बकवास बंद करो, मैंने ज़िंदगी भर इस इलाके में गुजारी है। तुम सिर्फ फिल्मों और कहानियों का असर लेकर डरते रहते हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा होमवर्क कर रहा था। रात के 12:30 बज रहे थे। अचानक गार्डन की तरफ से एक औरत की चीख सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना। चीख दोबारा आई, मगर इस दफ़ा वो इतनी हल्की थी जैसे दूर से कोई दर्द में चीख रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला और गार्डन की तरफ देखा। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ बेर के दरख्त के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं डर के बावजूद नीचे उतर गया। जब मैं गार्डन के दरवाजे के पास पहुँचा तो हवा ठंडी हो गई और मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। मैंने पीछे देखा, घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सामने बेर का दरख्त था और दरख्त के नीचे मुझे एक औरत का साया नज़र आया। उसका सर नीचे झुका हुआ था, बाल नीचे तक लटक रहे थे। मैं तो वहीं जम गया और खड़ा रहा। मैंने बस इतना देखा कि उस औरत के पैर उल्टी तरफ थे। उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास हल्की सी फूंक मारी हो। मैं भागकर अंदर आ गया और अपने कमरे को लॉक कर लिया। रात भर कान बंद करके चादर के अंदर पड़ा रहा। अगली सुबह मैंने अम्मा को बताया कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था। अम्मा ने फिर मेरा मजाक उड़ाया। उस रात मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं सब कुछ नोट करूँगा। मैंने अपने कमरे में एक छोटी सी डायरी रख ली। जिस दिन जो होता मैं लिखता जाता। कुछ दिन तक चीज़ें नॉर्मल रहीं, लेकिन फिर एक दिन मुझे स्टोर रूम थोड़ा अजीब लगा। मैंने देखा वहाँ मिट्टी गीली थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। रात को जब मैं डायरी लिख रहा था मुझे लगा कि दीवार पे कोई हल्का हल्का थपथपा रहा है। मैंने कान लगाकर सुना और मुझे हल्की सी हंसी सुनाई दी, किसी बच्चे जैसी हंसी। उस रात मेरी हिम्मत टूट गई। मैं रोने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ के साथ जी रहा हूँ और कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं एक झूठा साबित हो गया था। कुछ दिन बाद वालिद फिर नाइट शिफ्ट पर थे। रात के 2 बज रहे थे। मैंने महसूस किया कि गार्डन में कोई चल रहा है। मैंने खिड़की से झांका तो मुझे एक लंबी काली सी शक्ल दिखाई दी जो दीवार के पास खड़ी थी। उस रात के बाद मेरी नींद उड़ गई। मैं रोज़ रात को बस छत की तरफ घूरता रहता और मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे हर मूव को देख रहा है। दिन सारा नॉर्मल गुजरता, लेकिन रातें गुजारना बहुत मुश्किल था। अम्मा बार बार कहती, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तुम्हें कोई साइको मसला हो रहा है। लेकिन मुझे पता था मैं कोई पागल नहीं हूँ, वो चीज़ असल में थी। एक शाम मैं अपनी बहन सानिया के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। उसने मुझे कहा, भाई कल रात मुझे लगा कोई मेरे बेड के पास खड़ा था। मैंने पूछा, कैसा था वो, तुमने देखा उसे? उसने कहा, चेहरा नहीं देखा, बस लंबा सा था और उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं। मैं बहुत डर गया। मैं चुप हो गया। पहली दफ़ा मेरी बहन ने भी वही महसूस किया था जो मैं रोज़ करता था। लेकिन अगले दिन जब मैंने अम्मा को बताया तो सानिया ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे समझ आ गई थी कि ये जो भी चीज़ है ये सबके सामने मुझे झुठलाना चाहती है। उस रात जब मैंने लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश की तो मुझे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। मैंने आंखें बंद कर लीं, फिर एकदम से बेड हिला। मैं उछलकर बैठ गया। आँख खोली तो छत से लंबी लंबी बाजुएं लटक रही थीं, जैसे कोई उल्टा लटक कर मुझे देख रहा हो। मैं ज़ोर से चीखा। अम्मा दौड़ी हुई आईं, लाइट ऑन की तो सब नॉर्मल था। अम्मा ने मुझे कहा, तुझे सच में साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। लेकिन मुझे पता था मैंने जो देखा वो सच था। अगली सुबह मैंने फिर स्टोर रूम चेक किया। मिट्टी और ज़्यादा पड़ी हुई थी और इस दफ़ा मैंने क्लियरली देखा कि वहाँ कोई चीज़ दबी हुई है, जैसे इंसान का कोई हाथ हो। मैं कांप गया। मैंने अम्मा को बुलाया, लेकिन जब वो आईं तो सब गायब था। एक और रात ऐसी आई जो मेरी ज़िंदगी भर नहीं भूल सका। वालिद ड्यूटी पर थे। घर में मैं, मेरी अम्मा और सानिया थे।
رات کے 3 بجے اچانک گارڈن میں برتن گرنے کی آواز آئی۔ اماں نے کہا جا کر دیکھو شاید بلی ہوگی۔ میں ڈر کے باوجود ٹارچ لے کر گیا۔ جیسے ہی ٹارچ کی روشنی گارڈن میں پڑی میرا خون جم گیا۔ وہاں ایک عورت جھکی ہوئی برتنوں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے بالکل گندے تھے اور اس کے بال اس کے چہرے تک لٹک رہے تھے۔ جیسے ہی ٹارچ اس پر پڑی اس نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں پوری سفید تھیں۔ میں چیخا اور اندر بھاگا۔ اماں آئیں لیکن تب تک گارڈن بالکل خالی تھا اور سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے اماں کو کہا بلی تھی، میں نے سچ نہیں بتایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ یقین نہیں کریں گی۔ اگلے دن سے گارڈن اور بھی زیادہ خوفناک لگنے لگا۔ ہر شام مجھے لگتا جیسے وہاں کوئی چلتا ہے۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے بیر کے درخت کے پاس کھدائی کی۔ زیادہ گہرا نہیں کھودا لیکن نیچے سے ایک چھوٹا سا کپڑا کا ٹکڑا نکلا جو بالکل خون سے لال تھا۔ اب میں دن گن رہا تھا۔ ہر رات ایک نئی داستان کھل جاتی تھی اور میں اپنی ڈائری پر ہر چیز لکھتا تھا۔ اماں اور ابا کے لیے میں ایک جھوٹا تھا، بہن کے لیے مذاق، لیکن میرے لیے یہ زندگی اور موت کا کھیل بن چکا تھا۔ اب میں خود کو پاگل محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جلد ہی پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹے لیٹے ڈائری لکھ رہا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ اچانک اوپر چھت سے پتھر گھسیٹنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز کھینچ رہا ہو۔ پہلے میں نے اگنور کیا مگر آواز اور تیز ہوتی گئی۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے جھانکا۔ اس پر ایک لمبی کالی شکل چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زمین کو چھو رہے تھے، پیر اتنے لمبے کہ دیوار سے لٹک رہے تھے۔ میں کانپ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ نیچے اتر جائے گا۔ میں چیخا، اماں دوڑی آئیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو چھت بالکل خالی تھی۔ میں ایک بار پھر جھوٹا ثابت ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میری بہن ثانیہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا نیل کا نشان تھا۔ میں نے پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ اس نے کہا نیند میں لگ گیا ہوگا۔ اس رات میں نے ڈائری میں لکھا، مجھے لگتا ہے آج وہ مجھے مار دے گا۔ میں اب روز اس کی سانس اپنے کان کے پاس محسوس کرتا ہوں۔ میں جاگتا ہوں تو بھی، سوتا ہوں تو بھی، شاید یہ گھر میری قبر بننے والا ہے۔ مجھے کسی جگہ پر سکون نہیں ہوتا۔ لکھ کر میں نے ڈائری اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ اس دن والد پھر ڈیوٹی پر تھے۔ گھر میں ہم 3 لوگ تھے۔ رات کے قریب 3 بج رہے تھے جب گارڈن میں زور کا دھماکہ ہوا، جیسے کوئی بڑا سا ڈرم پھٹا ہو۔ اماں دوڑ کر باہر گئیں، میں بھی پیچھے گیا۔ گارڈن میں سب ٹھیک تھا لیکن ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ سانس سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ اور تبھی میں نے دیکھا اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اماں نے کہا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، چپ چاپ اندر چلو۔ لیکن مجھے کلیئرلی محسوس ہو رہا تھا کہ اندر کوئی چل رہا ہے۔ دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی جیسے مٹی کو کوئی پہر سے گھسیٹ رہا ہو۔ اگلی شام میں جب اکیلا تھا میں نے اسٹور روم کی مٹی کھودی۔ اس دفعہ میں نے زیادہ نیچے تک کھودا اور جو چیز میں نے دیکھی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ نیچے ایک آدمی کی کھوپڑی دبی ہوئی تھی۔ میں چیخ کر پیچھے گرا۔ جیسے ہی ٹارچ گر کر بند ہوئی اسٹور روم کے اندر ایک بچے کی ہنسی گونج اٹھی۔ میں بھاگ کر باہر آیا۔ اب میرے ساتھ ایک اور عجیب چیز ہونے لگی۔ جب میں اسکول جاتا یا بازار جاتا مجھے لگتا کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ ہر شیشہ، ہر کھڑکی میں مجھے اپنے عکس کے علاوہ ایک اور چیز نظر آتی۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے وقت میں نے روڈ کی دوسری طرف دیکھا۔ وہاں میں خود ہی کھڑا تھا، بالکل میرے ہی جیسا، لیکن اس کا چہرہ تھوڑا عجیب تھا۔ اب میں پوری طرح سے تھک گیا تھا۔ دن رات ایک ہو چکے تھے۔ ہر وقت مجھے لگتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ میں نے ڈائری کے آخری پنے پر لکھا، یہ گھر کسی اور کا مسکن ہے جہاں ہم نے قبضہ کیا ہے تو انجام تو بھگتنا ہوگا۔ ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ واک اینڈ کے پرانے علاقے میں گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی کھنڈر عمارت تھی جسے لوگ ہمیشہ ہانٹڈ کہتے تھے۔ دوستوں نے مذاق میں چیلنج دیا، سمی اگر تو اس کھنڈر میں چلا گیا تو ہم مان لیں گے کہ تو سچ کہتا ہے۔ میں اکیلا اندر چلا گیا۔ کھنڈر میں ہوا بہت ٹھنڈی تھی۔ وہاں ہر جگہ اندھیرا، مٹی اور عجیب سی اسمیل تھی۔ اور پھر مجھے وہاں بھی وہی سرسراہٹ سنائی دی جو میرے گھر میں آتی تھی، اور وہی ہنسی گونج اٹھی، ایک بچے کی خوفناک ہنسی، اور پھر اس کے بعد ایک عورت کی چیخ۔ میرے پیر جم گئے۔
میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، اور پھر میں نے دیکھا وہ لمبی مخلوق جو چھت سے لٹکی ہوئی تھی اب میرے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل اندھیری اور کھوکھلی تھیں۔ اس نے اپنے لمبے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور مجھے پیچھے دھکا دیا۔ میں دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی میں زمین پر پڑا تھا، سر سے خون نکل رہا تھا، ہاتھوں پر خرونچیں تھیں جیسے کسی نے اپنے ناخن مارے ہوں۔ میں جیسے کیسے کھنڈر سے باہر نکلا، دوستوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں لنگڑاتے ہوئے گھر تک پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا تو اماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ میں گرتا پڑتا ڈرائنگ روم میں آیا اور سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا، آپ کو میری حالت دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا؟ ابا نے میری ایک بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا، تیرا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا اور اب ڈانٹ سے بچنے کے لیے تو بہانے بنا رہا ہے۔ کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے لیے میں صرف ایک جھوٹا اور افسانہ نگار تھا۔ لیکن میں جانتا ہوں جو میں نے دیکھا، جو میں نے محسوس کیا اور جھیلا، وہ سب سچ تھا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا زندگی کسی کو نہ گزارنی پڑے۔ مگر افسوس میرے گھر والے آج تک مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ ایسی مزید سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور سٹوری کے بارے میں کمنٹ کریں۔ اگلی سٹوریز تک کے لیے اللہ حافظ۔